फ्रेंड्स, इस टेक में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक और अच्छे टॉपिक ओपेम्प के बारे में। जी, ओपेम्प होता क्या है? आज हम देखने वाले ओपेम्प के बारे में। ओपेम्प होता क्या है? ओपेम्प कुछ नहीं, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जब अंदर जाओगे, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जाओगे ना, तो अंदर क्या मिलेंगे आपको? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आईसीज मिलेंगी। जब कोई भी आईसी के इंटरनल लॉजिक पे जाओगे, कोई भी आईसी के इंटरनल लॉजिक पे जाओगे, तो इंटरनल लॉजिक में सबसे ज़्यादा आप ओपेम्प का यूज पाओगे। सबसे ज़्यादा ओपेम्प का यूज किया गया इंटरनल लॉजिक में। तो जो ओपेम्प होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, किन किन तरीकों से जो ओपेम्प काम करता है, तो आज मैं सब चीज़ के लिए एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। आपको ओपेम्प के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो हम देखने वाले हैं ओपेम्प। सबसे पहली बात आती है ओपेम्प होता क्या है। ओपेम्प के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज हम किन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे ओपेम्प में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओपेम्प होता क्या है, क्या इसके फंक्शन वगैरह सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं ओपेम्प के बारे में, ओपेम्प किस किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन ऑफ ओपेम्प, फंक्शन ऑफ ओपेम्प, ओपेम्प किस किस तरीके से वर्क करता है। तो ऐसे मान लो कि ये जो ओपेम्प होता है ना, वो एम्पलीफायर की तरह भी वर्क करता है। अब ये एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है ये भी देखेंगे। फिर ये कंपैरेटर की तरह भी वर्क करता है। फिर बात आती है ये ऑस्किलेटर की तरह भी वर्क करता है। फिर बात आती है ये अपना डिफरेंशियल कंपैरेटर की तरह भी यूज होता है, डिफरेंशियल ओपेम्प भी होता है। और फिर आता है ये समिंग ऑफ ओपेम्प भी होता है। तो आज हम इन सब पॉइंट्स पर खुल के चर्चा करने वाले, खुल के देखने वाले ओपेम्प होता क्या है। फिर इस वीडियो देखने के बाद आपको ओपेम्प को लेकर कोई भी शिकायत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके अपनी शिकायत बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले ओपेम्प। सबसे पहले बात आती है ओपेम्प का इंट्रोडक्शन में, ओपेम्प की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ओपेम्प की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर, OPRE, ऑपरेशन एम्पलीफायर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। ऑपरेशन एम्पलीफायर की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। तो अब बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की। ओपेम्प दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ ओपेम्प। तो अगर मैं ओपेम्प के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ओपेम्प कुछ इस टाइप से दिखता है मुझे। जिसका एक आउटपुट हो गया, जिसके दो इनपुट होते हैं। ये दो सप्लाई रहती है, तो प्लस VCC सप्लाई होती है, और जैसे ये वाला पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल, और ये अपना आउटपुट होता है। अगर मैं से नंबरिंग करें अपन, तो ऐसे एक नंबर दूँ, वैसे मैं 2 नंबर दूँ, वैसे मैं 3 नंबर दूँ, वैसे मैं 4 नंबर दूँ, वैसे मैं 5 नंबर दूँ। तो एक नंबर पे मेरा क्या आएगा? जो ओपेम्प होता है ना, तो एक नंबर जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव पॉइंट है, तो इसे बोला जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो ओपेम्प का इन्वर्टिंग टर्मिनल है। जो नंबर 2 है अपना पॉजिटिव वाला, उसे बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। 3 नंबर पे मेरा आउटपुट है, 4 नंबर पे मेरा VCC सप्लाई है, जो कि एक इनेबल सप्लाई भी होती है, और 5 नंबर पे मेरा ग्राउंड है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे
एक नंबर मेरी इन्वर्टिंग कहलाएगी, नेगेटिव पॉइंट मेरा इन्वर्टिंग होता है, पॉजिटिव पॉइंट मेरा नॉन इन्वर्टिंग होता है। समझने की बात ये है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो आपसे ऑप एम्प के बारे में आगे अपन बात करें तो ये ऑप एम्प होता क्या है, मतलब ऑप एम्प एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज किया जाता है। यूज ऑफ एम्पलीफायर, ऑप एम्प एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर वर्ड से पता चल रहा है, एम्पलीफाई मतलब कोई भी इनपुट हो, कोई भी इनपुट है इस पे, उसे आउटपुट में, कोई भी इनपुट है उसका आउटपुट एम्पलीफाई करके देना है, मतलब बढ़ा के देना है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीफाई का मतलब। तो ये एम्पलीफायर की तरह यूज होता है, मतलब इनपुट में जितने वोल्टेज होंगे आउटपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज बढ़ा के देगा, तब ये एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। तो आप कहोगे ये तुम्हारा बूस्ट कन्वर्टर भी कर देता है, फिर इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। ये तुम्हारा बूस्ट कन्वर्टर भी कर देता है, इनपुट हम देंगे, मैं आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो वो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन एम्पलीफायर और बूस्ट कन्वर्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊँ। जो एम्पलीफायर होता है जो स्विच नहीं होता, जबकि इसे स्विच कराना पड़ता है। ये स्विच नहीं होता है जबकि इसे स्विच कराना पड़ता है। बेसिक डिफरेंस, और लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस। इसे जो स्विच नहीं होता है, इसे स्विच कराना पड़ता है। यही एम्पलीफायर और बूस्ट कन्वर्टर में डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन एम्पलीफायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है ऑप एम्प। ऑप एम्प एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं एक ऑप एम्प बनाऊं, फिर से मैं एक ऑप एम्प ड्रॉ करूं जिसका इन्वर्टिंग टर्मिनल, जिसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जिसका आउटपुट, और मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगाता हूँ। रजिस्टर को मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ देता हूँ। किससे जोड़ता हूँ, इन्वर्टिंग टर्मिनल से। और यहाँ पे मैं मान लो कोई सप्लाई दे रहा हूँ, वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, V1 मान लेते हैं। और हमेशा एम्पलीफायर में एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया चीज़ पहचानने की एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है। यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, उसी में ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। एक इमेज और ड्रॉ करता हूँ। एक इमेज और बनाता हूँ, एक ऑप एम्प और बनाता हूँ, सॉरी। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, आउटपुट, और यहीं से मैं एक रजिस्टर जोड़ता हूँ फिर से, और यहाँ से भी एक रजिस्टर जोड़ देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे ग्राउंड किया है नॉन इन्वर्टिंग को, यहाँ पे मैंने इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ, कोई भी V1 मान लेते हैं इससे, ठीक है। अब जो मेरी अगर इनपुट है तो मैं इसे R1 मान लेता हूँ, उसे मैं R2 मान लेता हूँ, उसे मैं R1 मान लेता हूँ, उसे मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। एम्पलीफायर को सबसे पहले पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले बात आती है एम्पलीफायर को पहचानते कैसे। एम्पलीफायर में हमेशा याद रखना, एम्पलीफायर को पहचानने का एक आसान सा तरीका, जो इसका आउटपुट है वहाँ से जो फीडबैक जा रहा है वो हमेशा इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ, जो हमेशा इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ। कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा हुआ। जो आउटपुट से फीडबैक जा रहा है, ये फीडबैक रजिस्टर है। कौन सी रजिस्टर है, फीडबैक रजिस्टर है। कौन सी रजिस्टर है, फीडबैक रजिस्टर। जो आउटपुट से जो फीडबैक जा रहा है वो हमेशा इसके कौन से टर्मिनल से जुड़ा होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा होगा। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा है तो अब बिना सोचे समझे कहना चाहिए एम्पलीफायर की तरह यूज हुआ है। किस तरह यूज हुआ है, जो आप एम्पलीफायर की तरह यूज हुआ है, एम्पलीफायर की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका फीडबैक हमेशा फीडबैक रजिस्टर किससे जुड़ा होगा, इन्वर्टिंग पॉइंट से, इन्वर्टिंग टर्मिनल से। ऐसे ही यहाँ पे इसका जो आउटपुट है उसका ही फीडबैक रजिस्टर किससे जुड़ा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, इन्वर्टिंग टर्मिनल से जुड़ा है।
तो मतलब इसका क्या हुआ है, जब इन्वर्टिंग टर्मिनल जुड़ा है तो जे के भी किसकी तरह यूज हुआ है, एम्पलीफायर की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि आपने यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज डाले, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज डाले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में वोल्टेज डिफरेंस करने के लिए एक छोटे से फार्मूले की जरूरत पड़ती है, एक छोटे से फार्मूले तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करना है, इनके इनपुट वोल्टेज अगर मैंने V1 माना है और इनटू में माइनस का R2 बटे में R1, ये मेरे इसके लिए फार्मूला होता है। और इसको मैं निकालने के लिए क्या करता हूँ, आउटपुट बराबर में 1 प्लस में R2 बटे में R1 इंटू में V1। मतलब अब मान लो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई डाली, कितने डाले 5 वोल्ट, और मुझे आउटपुट में चाहिए 10 वोल्ट, आउटपुट में मुझे चाहिए 10 वोल्ट। तो मुझे रजिस्टर्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाए। 5 वोल्ट यहाँ पे मैंने डाले, मुझे चाहिए 10 वोल्ट की सप्लाई, तब मुझे क्या वैल्यू अपलोड लेनी पड़ेगी। तब देखते हैं अपन, मुझे आउटपुट में कितने वोल्टेज चाहिए 10, मैंने डाले कितने 5, ठीक है, इंटू में R2 बटे में R1 माइनस R2 बटे में R1, ठीक है। तो 5 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 2 बार कट गया, ठीक है। अब जब 2 बार कट गया तो यहाँ पे आ गया R1 R2 बटे में R1 बराबर में 2/1। तो R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, 2K का। R2 की वैल्यू कितनी है 2, और R1 की वैल्यू कितनी है 1। मतलब R2 मुझे चाहिए 2K का, R1 चाहिए मुझे 1K का। तब मैं ये दोनों, मतलब मेरे पास दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू निकल गई। अगर मैं R1 को 1K का रखता हूँ, R2 को मैं 2K का रखता हूँ, तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है एम्पलीफायर लगा के, वो कितने मिलने वाला है 10 वोल्ट मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे बात करूँ, अगर मान लो मुझे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देता हूँ, मुझे आउटपुट में चाहिए 10 वोल्ट, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए 10 वोल्ट, 10 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट में मुझे 10 वोल्ट चाहिए, तो 10 वोल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए, और 1 प्लस में R2 बटे में R1 इंटू में V1 मैंने कितना दिया 5 वोल्ट दिया। तो मैं अगर 5 वोल्ट दिया, तो अगर 5 को मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई में अगर इधर ले जाऊँगा तो क्या में जाएगा डिवाइड में, तो 10/5 बाई 1 प्लस में R2 बटे में R1। तो यहाँ से मैं काटूंगा तो 2 और 1 प्लस में तो इधर जाएगा तो 1, तो बचेगा कितना 1, तो R2 बराबर में हो जाएगा R1। तो मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, R2 की वैल्यू भी मुझे कितनी चाहिए 1K, और R1 की वैल्यू भी मुझे कितनी चाहिए 1K। तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल 5 वोल्ट डाल रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे 10 वोल्ट मिलेगा। जब इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1K, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1K। लेकिन जब मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 5 वोल्ट डाल रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में 10 वोल्ट, लेकिन माइनस के 10 वोल्ट मिलते हैं, हमेशा याद रखना। जब भी इसका फीडबैक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आएगा, और वोल्टेज भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आ रहे हैं, तो मुझे वोल्टेज आउटपुट में मिलेंगे वो हमेशा माइनस में मिलेंगे। जबकि इसका फीडबैक इन्वर्टिंग पे तो जाना ही है, लेकिन जब वोल्टेज हम नॉन इन्वर्टिंग पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज हम पॉजिटिव सप्लाई के पर इनपुट कर रहे हैं, तो फीडबैक में जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब हम इनपुट नेगेटिव सप्लाई कर रहे हैं तो फीडबैक में जो मिलेगा तो वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अगर जब अपन एम्पलीफायर अच्छे से समझ कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करता हूँ, एम्पलीफायर की तरह मैंने आपको बात कराया और वन समझाया। इसके बारे में बात करते हैं जी, एक कंपरेटर की तरह कैसे यूज होता है, यूज ऑफ कंपरेटर। ये कंपरेटर की तरह कैसे यूज होता है, क्या ऑप एम्प एक कंपरेटर की तरह कैसे यूज होता है। तो कंपरेटर की तरह यूज होना है ऑप एम्प कैसे यूज होता है बताता हूँ मैं आपको। जब जिसे अपन कंपरेटर की तरह यूज करते हैं ना ऑप एम्प को, तो पहले मैं कंपरेटर का एक ऑप एम्प बनाता हूँ थोड़ा सा। ऑप एम्प कंपरेटर की तरह कैसे यूज होता है, कंपरेटर ठीक है। ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वो सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मैंने मान लिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट पॉइंट हो गया, ये मेरा आउटपुट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मान मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, क्या लगाया, सॉरी इसमें रजिस्टर नहीं लगा रहा मैं अभी,
आपको और तरीके से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे सप्लाई दी VCC और यहाँ से मैंने नेगेटिव सप्लाई ले ली, VEE मान लेता हूँ नेगेटिव सप्लाई को मैं, ठीक है। जब मैंने आउटपुट मान लिया यहाँ पे जो हो गया, अब जो मैंने मान लो इसे V1 मान लिया, इसे V2 मान लिया, ठीक है। जो मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी उसे मैंने V1 मान लिया और जो मैंने नेगेटिव सप्लाई दी उसे मैंने V2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशंस बनती है। कंडीशन क्या बनती है? अगर V1 की वैल्यू V2 से क्या हुई, बड़ी हुई, अगर V1 की वैल्यू V2 से बड़ी हुई, अगर V1 की वैल्यू V2 से बड़ी हुई तो जो आउटपुट निकलेगा, तो जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो प्लस VCC निकलेगा, प्लस VCC की सप्लाई आउटपुट निकलेगी। अगर V1 की वैल्यू V2 से बड़ी हुई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर V2 की वैल्यू, अगर V2 की वैल्यू V1 से बड़ी हुई, तब जो आउटपुट निकलेगा वो नेगेटिव VE निकलेगा, मतलब नेगेटिव वोल्टेज निकलेंगे। ये कंपैरेटर की खासियत है। एक कंपैरेटर को पहले पहचानना सीखो। और एम्पलीफाई में क्या था, जो अपना आउटपुट आ रहा था वहाँ से जो रजिस्टर अपनी कहाँ पर जा रही थी, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर टच हो रही थी, दिस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। कंपैरेटर में कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी प्रकार की कोई रजिस्टर नहीं है, डायरेक्ट सिंपल है, कोई भी रजिस्टर नहीं है। किसमें? कंपैरेटर में डायरेक्ट सिंपल है। V1 V2 की वोल्टेज देखो, जो भी सप्लाई हाई है वो वही सप्लाई आगे VCC में कन्वर्ट होकर आगे निकल जाएगी, दिस इज कॉल्ड अ कंपैरेटर। कंपैरेटर की एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है कंपैरेटर में, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं ऑस्किलेटर की। ये ऑस्किलेटर की तरह कैसे यूज होता है, ऑस्किलेटर की तरह ये कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैं फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा ऑप एम्प का। अगर मैं इसे नॉन इन्वर्टिंग, इसे इन्वर्टिंग माने अपन, और यहाँ पर मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मान लो मैं एक रजिस्टर भी दे देता हूँ, मैं एक, और मैंने आउटपुट से जोड़ दिया, और यहाँ पे मैं सप्लाई भी दे देता हूँ कोई, पॉजिटिव VCC, नेगेटिव V, मैंने सप्लाई भी दे दी, ठीक है। इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग हो गया, इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, VCC हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। अब ये बात कैसे करें, अब ये कैसे काम करता है। तो जो ऑस्किलेटर होता है ना, अब ये होता क्या है, इसमें ना बहुत से ऑस्किलेटर काफ़ी तरीके से वर्क करता है। ये ऑस्किलेटर में यहाँ पे कैपेसिटर्स भी लगा दिए जाते हैं काफ़ी बार। ऑस्किलेटर में यहाँ पे बीच में कैपेसिटर भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ये चार्जिंग कैपेसिटर होता है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर होता है, आउटपुट में भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये जो ऑस्किलेटर होता है वो काफ़ी तरीके से वर्क कर देता है। तो अपना ऑस्किलेटर काफ़ी तरीके से वर्क कर देता है, जैसे वाइब्रेटर की तरह भी वर्क कर देता है। जो ऑस्किलेटर होता है वाइब्रेटर की तरह भी वर्क कर देता है। वाइब्रेटर की तरह कैसे? वाइब्रेटर की तरह मोनो स्टेबल वाइब्रेटर की तरह ही वर्क कर देता है। ये मोनो स्टेबल वाइब्रेटर की तरह ही वर्क कर देता है, बाई स्टेबल वाइब्रेटर की तरह ही वर्क कर देता है। इसमें होता कुछ नहीं है, नॉर्मली फंक्शन है इसके सारे नॉर्मली फंक्शन है। अब जब लेकिन क्या होता है, इसके नॉर्मली सारे फंक्शन है, ये ना जब अपन इसे कनेक्ट कर देते हैं, आउटपुट हम लेते हैं, जब आउटपुट लेते हैं तो इसका आउटपुट हमेशा CRO से लिया जाता है, ऑस्किलेटर का CRO से लिया जाता है। अब ये CRO से तो लिया जाता है, अब जब होता क्या है, ऑस्किलेटर का ना साउथ वेव फॉर्म कुछ इस टाइप से मिलेगा, तब हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो इस टाइप से मिलेगा। इसे बोलते अपन स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव फॉर्म में मिलेगा। मतलब क्या होता है, लो हाई। अब इस डिपेंड क्या करता है, ये करता है यहाँ पे कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में कितने वैल्यू जा रहे हैं। ये कभी लो होता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है। मतलब आप अपने मल्टीमीटर को लगाएंगे पर देख ही नहीं पाएंगे कब लो कब हाई हो रहा है।
0.1 0.2 के डिफरेंस पे चलता रहेगा और ये बस अपन को पता ही नहीं है। लेकिन जब CRO से देखेंगे ना और ट्रिगर मोड पर करके कैप्चर कर लेंगे अपन सिग्नल को, क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ भाई ये लो भी हो रहा है, हाई भी हो रहा है। तब पता चलेगा कि इसके नेगेटिव पॉइंट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो उसका फीडबैक से आप वोल्टेज का पता कर सकते हो। ऑस्किलेटर की सबसे बड़ी खासियत है। या फिर दूसरे टर्म में बात करें तो कुछ इस टाइप से वेव मिलती है इसकी, ना बोलते हैं सॉ-थीट वेव्स, ये भी वेव्स मिलती हैं। इससे भी आपको पीक पॉइंट और लोअर पॉइंट, इससे भी आप पता कर सकते हैं इन वाली वेव से भी कि ये कितने वोल्टेज पे पीक हो रहा है, कितने वोल्टेज पर लो हो रहा है। यही ऑप-एम्प ऑस्किलेटर की खासियत है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑस्किलेटर के बाद में डिफरेंशियल ऑप-एम्प। डिफरेंशियल ऑप-एम्प, अब ये डिफरेंशियल ऑप-एम्प क्या है? और मैं डायग्राम फिर से बनाऊं तो ये मेरा हो गया आउटपुट, जो हो गया नॉन इन्वर्टिंग, जो हो गया इन्वर्टिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे V1 मानता हूँ, वोल्टेज अप्लाई करता हूँ मैं V2, ठीक है, और यहाँ से मान लो मैंने यहाँ से नॉन इन्वर्टिंग से उठा के रजिस्टर, सॉरी इन्वर्टिंग से उठा के मैंने एक रजिस्टर यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। और जो आउटपुट है वो मुझे कितना मिलेगा, ये होता है मेरा डिफरेंशियल ऑप-एम्प। डिफरेंशियल ऑप-एम्प के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। आउटपुट बराबर V0, GO का मतलब मैं कर रहा हूँ आउटपुट से, आउटपुट बराबर माइनस का, अगर मैं यहाँ पे भी दोनों पे एक एक रजिस्टर और जोड़ देता हूँ, मान लो इसे मैं R1 मान लेता हूँ, सर इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे मैं R2 मान लेता हूँ, इसे मैं R3 मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। आउटपुट बराबर माइनस का R3 बटे में R1 इंटू में V1, R3 इंटू बटे में R1 इंटू में V1 अपॉन कोष्टक में 1 प्लस में R3 बटे में R1 इंटू में V2। मतलब मुझे आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो सब इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आउटपुट में क्या वोल्टेज मिलेगा, जो भी ये तीसरे नंबर की रजिस्टर होगी, ये वाली रजिस्टर, ये बटे में R1 इंटू में V1 प्लस में बटे में R3 बटे में R1 इंटू में V2। अगर मान लेता हूँ, अगर मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ छोटी सी, अगर मैं इसे भी 10 की रजिस्टर मान लेता हूँ, इसे भी 10 के मान लेता हूँ, इसे भी 10 के मान लेता हूँ, यहाँ पे 5 वोल्ट मान लेता हूँ, यहाँ पे 10 वोल्ट मान लेगा, आउटपुट में कितने वोल्टेज मिलेंगे देखना आप, डिफरेंशियल अभी पता चल जाएगा आपको सारा कुछ। चलो पॉजिटिव पे 10 मानते हैं, पॉजिटिव पाई देते हैं और नेगेटिव वाले में 5 देते हैं, अभी पता चल जाएगा आउटपुट पे। तो आउटपुट बराबर R3 मेरे पास कितना है, माइनस का 10 अपॉन में R1 कितना है मेरे पास 10 इंटू V1 कितना है मेरे पास 5, ठीक, अपॉन कोष्टक में 1 प्लस में R3 कितना है मेरे पास 10, R1 कितना है मेरे पास 10 इंटू में V2 कितना है मेरे पास 10 से 10 करा 1 2 का इंटू में 10 में करोगे तो यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 20, सॉरी यहाँ पे प्लस भी है, प्लस भी होता फॉर्मूला, ये हो गया 20 प्लस 10 का 10 में किया 1 से किया तो माइनस का 5, यहाँ पे कितना मिल गया मुझे 15, तो वी आउट बराबर मुझे कितना वोल्टेज मिल गया 15 वोल्टेज। तो आपने देखा डिफरेंशियल कैसे, डिफरेंशियल ऑप-एम्प किस तरीके से कम करा, मुझे कितना वोल्टेज मिल गया 15 वोल्टेज। अगर मैं 10 और 5 वोल्टेज का डिफरेंशियल मुझे 15 वोल्टेज मिल रहा है, मतलब मैं 5 वोल्टेज का इनपुट लेके रजिस्टर लगा के कितना वोल्टेज तक ले सकता हूँ 15 वोल्टेज तक, मतलब इनटू में 3 टाइम्स मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑप-एम्प होता है। अब बात आती है नंबर 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट की, जो कि ऑप-एम्प लास्ट एक तरीके से और बिहेवियर करता है, जो कि अपना समिंग ऑप-एम्प, समिंग ऑप-एम्प की तरह ये बिहेवियर करता है। तो इस समिंग ऑप-एम्प क्या है देखते हैं।
जैसा कि मैं फिर से एक ऑप एम्प बनाता हूँ। मेरे पास हो गया आउटपुट, ठीक है, जो हो गया मेरे पास इन्वर्टिंग, जो हो गया नॉन इन्वर्टिंग, और मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दी मैंने कुछ, और इसमें मैंने दे दिया ग्राउंड, रजिस्टर को दिया मैंने देखा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर्स लगा दी, और मैंने एक रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर, ये कुछ 3 रजिस्टर्स लगा दी। इसे मैंने R1 मान लिया, इसे मैंने R2 मान लिया, इसे मैंने R3 मान लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज मान ली मैंने V1 दे दिए, यहाँ पे वोल्टेज V2 दे दिया, यहाँ पे वोल्टेज V3 दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ से मैंने एक रजिस्टर का फीडबैक लेके फीडबैक रजिस्टर भी जोड़ दी, ठीक है, सारा कुछ कर रहा हूँ मैं इसमें, ये मैंने फीडबैक भी जोड़ दी, RF मान लेता हूँ मैं, फीडबैक रजिस्टर हो ये मेरी, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा कैसे निकलेगा, उसके लिए भी मैंने हल्का सा मैं समझ के मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है, 1 प्लस में RF मतलब फीडबैक रजिस्टर बटे में जो जी वाला रजिस्टर है, तो ये किसी इनपुट रजिस्टर, तो मैं इसे RI लिख लेता हूँ, इनपुट ऑफ रजिस्टर्स 1/1 में R1 RF अपॉन में RI इंटू में V1 प्लस में V2 प्लस में V3, तीनों रजिस्टर का जम। तो यहाँ से समझते हैं कितना निकलेगा आउटपुट। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल की तरह समझे अपन, तो इसे भी मैं 10K, इसे भी मैं 10K, और इसे भी मैं 10K, और जितने भी 10K, इसे भी मैं 10K, सारे रजिस्टर्स को मैं 10K मान लिया, ठीक है, इसे भी मैं 10K। और यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज दी है, तो मान लिया यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट दे दिया, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा समझना। तो वोल्टेज आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस में ये कितने का है 10K का, और ये कितने का है मेरे पास 10K का, इंटू में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, 3 2 5 1 1 6, इंटू में 1 1 जो हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा 2। तो वोल्टेज आउट कितना होगा मेरे पास 12 वोल्ट, यहाँ पे मेरे पास आउट कितना मिलेगा 12 वोल्ट। यही होता है समिंग ऑप एम्प का। अब आपको पहचानना कैसा है कैसे जी एम्पलीफायर की, अब आपको करना क्या है, आपको पहचानना है ये एम्पलीफायर की तरह यूज हुआ है या कंपरेटर की तरह यूज हुआ है या ऑसिलेटर की तरह यूज हुआ है, ऑसिलेटर की तरह यूज हुआ है या सब डिफरेंशियल सा ऑप एम्प की तरह यूज हुआ है या समिंग ऑप एम्प की तरह यूज हुआ है, वह किस तरह यूज है जो ऑप एम्प, ये सब आपको पहचानना। बस आपको सबसे पहले पहचानना सीखना है, टेस्टिंग तो आ ही जाएगी, ठीक है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।